इसके बाद आपका शुक्रवार से जो पंचक प्रारंभ होता है वो पंचक आपका चौर पंचक बोला जाता है। मतलब इस चौर पंचक में जातक के घर में क्या होता है, चोरी इत्यादि का भय रहता है। इसमें अगर कोई शुभ कार्य हम लोग करते हैं तो चोरी इत्यादि का भय रहता है। कोई नया सामान हम ले आए या कुछ ले आए तो वो चोरी इत्यादि जाने का होने का भय रहता है। इसके बाद मृत्यु पंचक जो होता है, जब शनिवार से कोई पंचक प्रारंभ होता है तो उसको मृत्यु पंचक बोलते हैं। मृत्यु पंचक का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर किसी किसी की मृत्यु हो जाती है और हम लोग पंचक में दाह संस्कार करते हैं तो नहीं करना चाहिए हमें। अगर दाह संस्कार ऐसे ही करते हैं तो उसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो अगर लेकिन फिर भी 5 दिन तो हम लोग किसी बॉडी को हम लोग प्रिजर्व करके ऐसे ऐसे तो रख नहीं सकते घर में 5 दिन तक बॉडी हम लोग रख लें। तो उसके लिए क्या विधान किया गया है कि आटे के 5 हम पुतले बना दें या कुश के 5 पुतले बना दें, वो उसके बॉडी के साथ में रख करके हम लोग उनका संस्कार करें तो उससे उसका अभिषेक हो जाता है और हम लोग तब कर सकते हैं। अन्यथा हमें वो अवॉइड करने को बोला गया कि हम लोग उसको ना करें। अगर मृत्यु पंचक में दाह संस्कार इत्यादि करते हैं तो 5 लोगों की मृत्यु होने का भय रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें जो है करते हैं। ये पंचक इत्यादि का हम लोगों ने वर्णन किया था, पिछली क्लास में चर्चा करी थी। आज हम लोग थोड़े से योग पढ़ेंगे कि कुंडली में योग कौन 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 से होते हैं, बताएं। पंडित जी ये कह रहे थे कि एक बार वो वाला वो शेयर कर लेंगे क्या, पंचांग, उसमें कुछ थोड़ा सा समझना था जो आपने शेयर। अच्छा, ओके ओके, एक सेकंड, ओके, एक सेकंड। ये पंचक लगता कैसे है, पता कैसे चलेगा पंचक चल रहा है या क्या चल रहा है? जैसे आप सबसे पहले एक काम करिए, अपने मोबाइल पे दृक पंचांग हिंदू कैलेंडर ऐप डाउनलोड करिए। उसमें आप अगर ओपन करेंगी तो आपको आज का नक्षत्र दिखाई पड़ेगा। आपको अब डाउनलोड कर लो आप उसको, और लोकेशन उसमें मुंबई सेट कर लेना है, आप अपनी लोकल लोकेशन। तो हम ग्रेगोरियन टाइम को ग्रीक पंचांग क्यों देख रहे हैं? हाँ, दृक पंचांग ये एक्चुअली पंचांग है मोबाइल पे। एक पंचांग, पहले पंचांग आता था एक कॉपी टाइप में, बुक टाइप में होता था, वो ही पंचांग चलता है। लेकिन अब बुक तो रखना आज जगह पॉसिबल होता नहीं है, तो हम लोग मोबाइल पे ही डाउनलोड कर लेते हैं दृक पंचांग, हिंदू कैलेंडर दृक पंचांग। तो ग्रीक GREE के डी DRIK, दृक पंचांग। ड्रिक डी पंच DRIK। इसमें 62 पेज नंबर पंडित जी। वो बस यही। हाँ, यही ग्रहों ये यही वाला पंडित जी, ग्रहों की राशि एवं हाँ नक्षत्राचार, हाँ। इसको थोड़ा सा समझना था ये कैसे है। जैसे शनि वर्ष भर पूरे एक ही राशि में संचार करेगा। हाँ, ये किस तरह से है, मतलब जो जो ग्रहों की गतियां थी उसके आधार पे है क्या ये? ये ग्रहों की गतियों के आधार पर, जैसे 14/4/2026 है, ठीक है ना। तो मंगल जो जी है प्रातः 9:32 पे मेष राशि में पहुंच जाएगा। जी। 15 तारीख को शुक्र जो है 6:22 पे वृष राशि में पहुंच जाएगा। नहीं, ये सूर्य का है ना पंडित जी, ये तो वार दिया हुआ है मंगल शुक्र। हाँ, हाँ, ये सूर्य का है।
यहाँ पे ये ये लगभग सूर्य लगभग 1 माह रहता है एक राशि में, तो वही है लगभग 1 माह का समय, 14 4 से 15 5। हाँ 14/4 तक रहेगा। हाँ ठीक बोले। ये सूर्य का राशि चार है, सूर्य का जो है उस राशि में प्रवेश का समय है। ये दिन है, जी वार है, शुक्रवार मंगलवार। जैसे 14/4 को जो है सूर्य 9:32 पे मेष राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। जी ये जी। हर महीने का दिया है इसमें। मतलब इस ये महीने पूरे साल, इस हाँ इस पूरे साल में कौन सा ग्रह का मतलब किस किस कौन सा ग्रह किस किस राशि में रहेगा, हाँ, यस किस यस किस। यस, ये सभी ग्रहों का है। ये जैसे जैसे ये सूर्य का है, देखिए ये सूर्य के मतलब बारे में सिंह देख रहे हैं। राशि आठ, का। ये देखिए इस महीने जो है 8वें महीने में सूर्य सोमवार को 17 तारीख सिंह को राशि। 7:58 पे ट्रांजिट किया है सिंह राशि सिंह में। में। किया है ना। जी 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 जी। अगले महीने 17 तारीख को ही 7:53 पे सूर्य ये ट्रांजिट करेगा। ये इसमें कन्या में पहुंच जाएगा, एक महीने बाद पहुंच जाएगा। उसके बाद ये है 10वें महीने में ये तुला में प्रवेश करेगा। इसी तरह आप मंगल का भी देख सकते हैं। मंगल का देखिए, मंगल 45 दिन में एक राशि को क्रॉस करता है ना। क्यों सुमन जी, 45 दिन होते हैं ना मंगल के लिए। जी। तो मंगल जो है 2/4/2026 को गुरुवार को मीन राशि में प्रवेश करेगा दोपहर में 15:29 पे। 11/5 को 11/5 को जो प्रवेश करेगा ये मीन के बाद मेष राशि में प्रवेश करेगा 12 बज के। ये सभी ग्रहों का जो है ये अगली राशि में प्रवेश करने का ट्रांजिट है ये। इसमें जैसे पंडित जी गुरु का लिखा है, गुरु का राशि चार। हाँ गुरु का तो राशि चार्ट ठीक है। तो गुरु गुरु तो पूरे वर्ष एक ही राशि में रहता है। लेकिन इस समय गुरु अतिचारी है। हमने उस दिन अतिचारी पढ़ा था ना। इस बार क्या है, जी गुरु जी। आपका 3 राशियों में करेगा। कर्क में, सिंह में, फिर सिंह में वक्री हो जाएगा। और वक्री होने के बाद में फिर से कर्क में पहुंचेगा। ये अभी अतिचारी चल रहा ना, बहुत हाई स्पीड से चल रहा है अभी जुपिटर। अच्छा। इसलिए जो 1/6 को देखिए कर्क में आया है ना। और देखिए जी चार जी महीने में ही देखिए सिंह में आ जाएगा, आया ना सिंह में देखिए जी। 31/10 को। तो अतिचारी स्पीड के होने के कारण, मतलब फास्ट स्पीड होने के कारण से ये आपका सिंह में 4 महीने में पहुंच जाएगा। लेकिन नॉर्मली पहुंचता कब है ये, कितने दिनों में? एक वर्ष एक में। साल में पहुंचता है। तो एक साल की वही स्पीड जो है बारह चार डिवाइडेड महीने में। बारह 12 डिवाइडेड हाँ 12 हाँ ठीक है ना। इसके बाद सिंह, इसके बाद ये 24/1/2027 को ये सिंह में वक्री हो जाए। लिखा ना वाह, देखिए वाह लिखा है इसमें। हाँ, मतलब बकरी हो जाएगा, मतलब फिर एक तरह से वो धीमा नजर आने फिर ये लग जाएगा। पीछे आना शुरू हो जाएगा। जी फिर से पीछे आना शुरू हो जाएगा। तो सिंह राशि में जाने के बाद फिर से पुनः वो जो है आपका आ जाएगा उसमें, कर्क में आ जाएगा पुनः। ठीक है ना। जी। और एक ये पंडित जी जैसे इसमें एक ये उसमें निरयन सूर्य संक्रमण था, और ये अब है सायन सूर्य संक्रमण। सायन जो होता है देखिए, हम लोग निरयन मानते हैं। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो सायन लेते हैं। तो ये हम लोगों का, हमारा इंडिया में ये निरयन ही चलता है। ये सायन है और ये आपका सायन है, चलेगा ये। तो ये मतलब ये होते क्या है पंडित जी, निरयन सायन? डिग्री का फर्क होता है। निरयन जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, निरयन निरयन और सायन दो होते हैं। इंग्लिश का मुझे याद नहीं आ रहा है। हम लोग अपने जो इंडिया में हम लोग वैदिक ज्योतिष में जो प्रयोग करते हैं निरयन प्रयोग करते हैं। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो सायन प्रयोग करते हैं। उसमें उसमें क्या, सायन में क्या होता है कि जो इसका जो डिग्री है वो तकरीबन 15 डिग्री आगे बढ़ करके चला, जो कुंडली में जो बनती है। तो सायन के हिसाब से अगर हम लोग कुंडली बनाते हैं तो कुंडली वो कभी कभी 15 डिग्री आगे खिसक जाती है सायन इसमें के हिसाब से। इंटरनेट में दिया हुआ है, निरयन है साइड रियल जोडियक एंड सायन है हाँ हाँ, ट्रॉपिकल। ये निर्यन का मतलब, ये अपना सायन का मतलब ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं अभी आपने, क्या बोला आपने? आ, ट्रॉपिकल। हाँ निरयन है साइड रियल एंड साइडेरियल, सायन है यस ट्रॉप। यस। हाँ ट्रॉपिकल, यस। ये आपका जो जो सायन जो होता है ये ट्रॉपिकल होता है।
जी। सायन जो होता है आपको ट्रॉपिकल होता है, ये अपना इसमें जो भूगोल में होती है ना, लाइन ऑफ ट्रॉपिक्स होती है ना, जी। तो ये लाइन ऑफ ट्रॉपिक से वेस्ट की तरफ ऊपर उधर चलता है, और लाइन ऑफ ट्रॉपिक से आपका जो इधर ईस्ट की तरफ जो चलता है आपका, ये साइडेरियल चलता है आपका, निरियन चलता है ये। अच्छा अच्छा। जो आप, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर कोई है, कुंडली का सॉफ्टवेयर आपके पास अगर है, तो आप उसमें कुंडली अगर साइडेरियल बनाना चाहोगे तो साइडेरियल बनेगी, उसमें आप जो है ट्रॉपिक्स बनाना चाहोगे तो ट्रॉपिकल बनेगी वो। हम लोगों को जो बेसिकली देखना है, हम लोगों को निरयन देखना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो उसके जी। पीछे रीजन क्या है? हाँ, सन का, उसका रीजन क्या है ट्रॉपिकल देखने का? सन अलाइनमेंट है या फिर हमारा उनका सन का? ये 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 जो है सन ये अलाइनमेंट ये है ये। उसका अंतर तो नहीं है पंडित जी, जो मतलब सन के अकॉर्डिंग हमारा अर्थ का अलाइनमेंट है, उसके हिसाब से है ये। ये सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हाँ, अंतर तो नहीं है? वही उसी उसी कारण से है। सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसी के हिसाब से है। तो अपने जो अपन जो लोग जो देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग साइडेरियल देखते हैं हम लोग, मतलब ये निरियन देखते हैं हम लोग, निरियन के हिसाब से हमारा जी। चलता है जी। ना। थोड़ा ठीक है सा भाई, आप यही लोग उस यही पे थोड़ा सा आएंगे तो कंफ्यूजन। हम लोग चर्चा करेंगे कुछ। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो, वो लोग जो है वो कुंडली को जो है वो ट्रॉपिकल में बना करके देखते हैं, तो प्रिडिक्शन उनका भी आता है, लेकिन उनका हम लोग देते हैं अपना लोगों का चौकोर में चार्ट होता है, उनका लोगों का जो चार्ट होता है वो सर्कुलर सर्कुलर शेप में होता है, अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स को अगर देखोगे तो ना। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप लोग इसमें हो जाएं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसमें कि वो किस तरीके से होता है। उसमें जी। उसमें प्रिडिक्शन उसमें भी आता है, अच्छा प्रिडिक्शन आता है उसमें भी। और बताइए। बस अभी तो यही यही पढ़ा था पंडित जी, तो मैंने सोचा एक्चुअली थोड़ा ये इसी में कंफ्यूजन हो रहा था कि वो मुझे निरयन और सायन थोड़ा वो लग रहा था कि ये सनराइज और सनसेट के हिसाब से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चेंज कैसे हो रहा है। नहीं, उसके सनराइज हिसाब सनसेट से में तो एक। ये जो है, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ टॉपिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके वो। उसके वेस्टर्न की तरफ जो होता है, उसके वेस्टर्न साइड में जो होता है, वहां पे आपका जो जी। होता है ट्रॉपिकल चलता है, अपने यहाँ पे साइडेरियल चलता है इंडिया में, जी। है ना। और देखिए इसमें अच्छा। कुछ। उसको अक्षांश बोलते हैं हिंदी में। हाँ, इधर पे अगर हम लोग देखते हैं, इधर पे हम लोग देखते हैं सूर्य का नक्षत्राचार, सूर्य किस नक्षत्र में कब क्रॉस करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे 31/1 को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 31/1/2026 को सूर्य देखिए मंगलवार को रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा करेगा। जी। ये अगर आप इसको अगर देखें, इस समय सूर्य किस नक्षत्र में चल रहा है, तो देखिए 3/8/2026 सोमवार को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में देखिए आया है 10:24 पे। इसमें जो सारे के अच्छा। सारे जो टाइम दिए हैं रेलवे स्टैंडर्ड के हिसाब से दिए हैं। तो ये पंडित जी, सूर्य का नक्षत्राचार तो पूरे साल में हर एक नक्षत्र में रहता होगा सर, हाँ, एक एक देखिए महीने में। ना, रेवती में आया, फिर अश्विनी में आया, फिर भरणी में आया, फिर कृतिका में आया, फिर रोहिणी में आया, देखिए सब में चल रहा है। जी। सर हम पढ़ मतलब चुके हैं कि मतलब कौन सात। सा ग्रह कितना टाइम किस जगह पे रहता है, एक हाउस में न, रहता है? एक एक नक्षत्र, एक जो सूर्य जो रहता है एक हाउस में 30 30 दिन तक, 1 महीने तक रहता है। और एक नक्षत्र का जो एरिया होता है, एक नक्षत्र का जो मान होता है 13 डिग्री 20 कला का होता है। तो एक सूर्य को एक नक्षत्र क्रॉस करने में लगभग 13 दिन, 13.5 दिन लगते हैं मोटा मोटा। कितना दिन लगता है? 13 दिन ही तो लगता है ना, बताएं। 365 डिवाइडेड 27। हाँ, मोटा 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 मोटा, नहीं नहीं, वो अब मोटा मोटा आप इसका 13.5 दिन। सिंपल आप देख लो, जब 1 महीने तक 30 दिन तक रहता है मोटा मोटा जो है, इसमें रहता है एक 30 दिन तक एक राशि में रहता है। वो तो उसकी उसका जो मान होता है, एक राशि का जो मान होता है 30 डिग्री का होता है। अगर 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र है, तो मोटा जी मोटा जी। 13.5 दिन हो गया ना। जी जी। तो सिंपल इस वैसे तरीके भी से आप वैसे इसको देखो।
वही वो भी पंडित जी यही आ रहा है, 365 डिवाइडेड 27, 13.5 ही आ रहा है एग्जैक्ट। हाँ, मोटा मोटा 13.5 आएगा। ठीक है ना। और बताएं इस पंचांग में और कुछ। सर मंगल कितने दिन थोड़ा रहता थोड़ा है? पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब हाँ, से क्या कह रही पूछ हैं। लेते हैं। सर मंगल कितने दिन रहता है? मंगल एक राशि में 45 दिन तक रहता है, 45 days, 1.5 hours, 1.5 month। सर बुध? ये आपको ये आपको नोट्स में शेयर करूंगा, ये सारा कुछ आपको नोट्स में मिलेगा आपको। ओके सर। सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है ना। ये पंचांग हटाएं, हम लोग आगे चलें। इस पंचांग में किसी को कुछ पूछना है। जी पंडित जी अब आगे चलते हैं, कुछ और डाउट होगा तो फिर पूछेंगे। हाँ। शिवानी, आपको कुछ पूछना है इस पंचांग में। जी बस सर यही पूछ रहा था कि कितने दिन तक, मतलब कौन कितने दिन तक मंगल और बुध ये कितने दिन तक रहते हैं, बस यही पूछना था। ये जो नोट्स जो मैंने भेजे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड। वो फाइल शेयर करता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब आपने इसका मतलब नोट्स पढ़े नहीं थे, है ना, इस वीक में। जी सर, जो आपने पिछले वाले भेजे थे तो उसका वो नीचे वाले पढ़े थे, उस बीच में हम नहीं पढ़े थे, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था वही वाला पढ़ा था। अच्छा, नहीं, नोट्स में भेजता हूँ, शुरू से आखिर तक पूरे भेजता हूँ मैं आपको। तो जी पूरे जी नोट्स सर। पढ़ा करिए। सर जो डाउट ये हुआ कर उसमें पढ़ा सर, करिए। हमको ये लगा ना कि आप मतलब कि गुरुवार को ही क्लास लेंगे, तो इस वजह से वो। नहीं, वीक में 2 दिन क्लास होगी, गुरुवार को, संडे को। ठीक है। अच्छा, ये हमको पता नहीं था ना, तो इस वजह से अच्छा, पढ़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, ये देखिए, ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, जी सर। ग्रहों की दैनिक गतियां। ठीक है। जी दैनिक गति का चंद्रमा की जो स्पीड होती है सबसे फास्ट होता है, 13 से 13 डिग्री, मोटा मोटा 13 डिग्री 20 कला प्रतिदिन चलता है। मतलब ये टोटल जो है लगभग 2.5 दिन में, 2.25 दिन में एक राशि ये क्रॉस कर जाता है। जी सर। ठीक है। ये जो है तकरीबन 2.25 दिन में एक राशि क्रॉस कर जाता है। बुध जो होता है, मरकरी जो है, ये लगभग 15 डिग्री जो है कला एक दिन में क्रॉस चलता है। 1 डिग्री 15 कला। तो बुध सॉरी, जो है एक सवाल डिग्री इसी पे एक डिग्री पूछना है 15 कि कला डिग्री क्या होता है? प्रतिदिन चलता है ये। क्या कह रही हैं। सर डिग्री क्या है? अंश। डिग्री, जो एक्चुअली जो सर्कुलर से जो शेप में जो भी हम लोग मानते काउंट करते हैं, तो ये डिग्री में काउंट करते हैं। डिग्री में और कला में, कला का मतलब होता है डिग्री एंड मिनट्स में काउंट करते हैं हम लोग इसमें। तो ये 1 डिग्री जो है, एक राशि जो होती है, एक राशि 30 डिग्री की होती है। और हमारा जो ये पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा, इसको अगर हम लोग करते हैं 360 डिग्री में का, ये है पूरा का पूरा, ये सर्कुलर शेप में है, 360 डिग्री का है। तो उस 360 डिग्री को हमने अगर 12 पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 30-30 डिग्री के ब्लॉक्स बनते हैं। वो 30 डिग्री, एक ब्लॉक जो होता है एक जोडियाक साइन को रिप्रेजेंट करता है, एक आपकी राशि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो बुध जो है, बुध आपका 1 डिग्री 15 कला प्रतिदिन चलता है। अब 1 डिग्री 15 कला अगर प्रतिदिन चलेगा तो लगभग ये 25 दिन में, 24 से 25 दिन में आपका ये एक राशि क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका बुध देखिए, बुध हो गया। शुक्र देखिए, शुक्र लगभग ये आपका 1 डिग्री प्रतिदिन चलता है। तो मोटा मोटा 27-28 दिन में ये आपका क्रॉस हो जाता है, क्योंकि गति सबकी बराबर एक जैसी नहीं रहती है। सूर्य जो है 59 कला का प्रतिदिन चलता है, लगभग 1 डिग्री चलता है। तो 30 दिन में, एक महीने में एक राशि चेंज कर देता है। मंगल है आपका लगभग 32 कला प्रतिदिन चलता है, और 45 दिन में ये एक राशि क्रॉस करता है। इसके बाद गुरु आपका लगभग 5 कला प्रतिदिन चलता है, तो एक वर्ष में 12 महीने में एक राशि क्रॉस करता है। शनि बहुत धीमे होता है, ये लगभग 2 कला प्रतिदिन चलता है, और 2.5 वर्षों में शनि एक राशि पार करता है। राहु केतु भी धीमे चलते हैं, 3.3 कला प्रतिदिन ये चलते हैं, और ये लगभग 18 महीने में आपकी एक राशि ये क्रॉस करते हैं, एक जोडियाक शनि ये क्रॉस कर देते हैं। ठीक है ना। और कोई प्रश्न।
सर इसको थोड़ा पिक्चर के साथ ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा फाउंडेशन थोड़ा समझने के लिए। आपको आपको आप मैं जो आपको अलग से मैं आपको बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा आपको। ठीक है ना? ठीक है। इस क्लास के बाद आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है सर, मैं समझी। जैसे 360 डिग्री में एक सर्कल है डिवाइडेड इनटू एक सेकंड ये देखिए, डिग्री रुकिए। 30। ये देखिए, ये आपका 360 डिग्री का सर्कल है। ठीक है ना? ये भचक्र बोला जाता है। ये इसमें देखिए सारी के सारी जोडियाक साइन है। अब आप क्या है, अब ये जो ये सर्कुलर शेप है, ये आपका भचक्र है। इसको आप किलोमीटर में तो काउंट नहीं कर सकते हो। किलोमीटर में करोगे तो बिलियंस ऑफ किलोमीटर हो जाएंगे। तो हम क्या किया है, हमारे ऋषियों ने क्या किया कि इसको पूरे सर्कुलर शेप को 360 डिग्री में इन्होंने किया कि पूरा ये सर्किल जो है 360 डिग्री का है। अब ये 360 डिग्री का जो सर्किल है, यहाँ पे जो आपकी जोडियाक साइन, जैसे ये एरीज आपकी यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है? तो ये एरीज से लेकर के ये टॉरस तक, और टॉरस से लेकर जेमिनी तक, इस तरह जितनी भी साइन है आपकी जोडियाक साइन है, 12 जोडियाक साइन है। तो एरीज से लेकर टॉरस तक आपका जो डिस्टेंस होगा ये 30 डिग्री का डिस्टेंस होगा। तो ये राइट। अगर 30 डिग्री का डिस्टेंस आपका हो रहा है तो आपके 12 राशियां, 12 जोडियक साइन है आपके, तो कितना हो गया टोटल? 30 मल्टीप्लाई 12 तो कितना हो गया? 300। 60। ठीक है, 360 डिग्री आपका हो गया। तो इस तरीके से आप इसको पढ़िएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसको। ठीक है ना? सर साहब, इसमें एक और सवाल उठता है। जब आप कह रहे हैं 0 डिग्री 90 डिग्री पे है, मार्स इस डिग्री पे है, तो उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं सर? जैसे कि यस, हाँ देता हूँ मार्स एग्जाम्पल। देखिए, इस फिगर में आइए। इस फिगर में आइए। जो हमारा जो स्टार्ट होता है, जो हमारा जो ये भचक्र है जो स्टार्ट होता है, जो एरीज का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। ठीक है? कहीं ना कहीं से तुमको 0 डिग्री मानना पड़ेगा ना, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं से। तो अब सपोज करिए, अब आप सपोज ये करिए कि जैसे मार्स आपका चल रहा है, आपका 150 डिग्री में मार्स है। ठीक है ना? तो मार्स अगर आपका 150 डिग्री में है तो एरीज से काउंट करिए। 30 डिग्री टॉरस, एरीज पूरी कंप्लीट करे 30 डिग्री में, टॉरस पूरा कंप्लीट करेगा 60 डिग्री में, जेमिनी कंप्लीट करेगा आपका 90 डिग्री में, और आपका कैंसर कंप्लीट करेगा 120 में, और आपका लियो कंप्लीट करेगा 150 डिग्री में। तो अगर आपको बोला जाएगा कि मार्स आपका जो चल रहा है 150 डिग्री चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्स आपका लियो साइन में आपका 30 डिग्री तक, 29 डिग्री क्रॉस कर चुका है। हम्म सर, समझ उसके रही हैं? तो क्वेश्चन समझ में, हाँ ठीक है सर। अब नहीं, अब देखिए ये आपका यहाँ पे, अब इस हम लोग इस तरीके से इसको पढ़ते नहीं है। हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि मार्स जो है आपका, सपोज करो कि मार्स आपका लियो में चल रहा है 15 डिग्री का। एक एग्जांपल देखिए, मार्स आपका जो लियो साइन में 15 डिग्री का चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एरीज से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 30 30 करके 135 डिग्री पे इसको हम लोग शुरू से अगर काउंट करेंगे, तो शुरू से हम लोग कभी काउंट नहीं करते हैं। इसको हम लोग सिंपल ये काउंट करते हैं, मार्स लियो में है, मतलब सिंह राशि में जो मार्स है आपका 15 डिग्री का, तो हमारी कुंडली में इसी तरीके से आता है। तो अगर सिंह राशि में आपका मार्स बैठा है और उसके आगे 15 डिग्री लिखा है या 17 डिग्री लिखा है, तो हम उसको पढ़ते हैं कि मार्स जो है लियो में 15 डिग्री या 17 डिग्री का है। सर पर उसके जो इम्प्लीकेशंस है वो सब तो नेचर मैं बता रहा कहीं हूँ। से पता चलेगा, राइट? हाँ, एक सेकेंड में बता रहा हूँ, रुकिए। उसका भी तरीका है। बोल बोल मानेंगे बोल बोल।
ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में देखिए मार्स मार्स की डिग्री कितनी है? मंगल की डिग्री कितनी है इस कुंडली में? कौन बताएगा? 16 डिग्री सर। 16 डिग्री, 16 डिग्री है, ठीक है ना। तो जी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम लोग एरीज यहाँ से मेष से काउंट करेंगे, 30 दूनी 60, 30 90, 120, 150, 180, फिर 16 डिग्री 180 के बाद ये 196 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 196 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग 196 डिग्री नहीं काउंट करते हैं, हम लोग इसको ये पढ़ेंगे कि जो मंगल है तुला राशि में 16 डिग्री का बैठा हुआ है, बुध जो है तुला राशि में जो बैठा है 19 डिग्री का बैठा है। हम लोग यहाँ से नहीं काउंट करते हैं। तुला राशि में 19 डिग्री का मतलब है कि बुध जो है तुला राशि में 19 डिग्री चल चुका है, कंप्लीट कर चुका है 19 डिग्री। सर ये बता मतलब कि 30-30 डिग्री की सारी राशियां होती हैं तो वो 30 डिग्री तक ही चलती हैं। 30 डिग्री जैसे 31वीं डिग्री होती है, तो 31वीं डिग्री का मतलब हो गया अगली राशि की 1 डिग्री। जी हाँ, अगली राशि की 1 डिग्री हो गई है। हाँ, अगर 35 डिग्री आप बोलोगे तो अगली राशि की 5 डिग्री। अच्छा, अभी जी हमने ठीक है। सर्कल वाला देखा था, राइट? तो हाँ अभी हाँ, स्क्वायर आ गया, अब ये कहाँ से रीड करना शुरू ये किया है ये आपने? वो सर्कुलर शेप में था। हम लोग जो अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो करते हैं, ये जो होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में कुंडली होती है। देखिए 12 हिस्से हैं इस कुंडली में, 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो 12 हैं, ये जो है सारे सारे 30 डिग्री के, 30 डिग्री के हैं। तो टोटल 12 करें तो 360 डिग्री हो रहा है। तो यही इसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर शेप में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल रेक्टेंगुलर शेप में करते हैं इसमें। ये सारे के सारे हाउसेस हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, इस तरह 12th हाउस, 12 हाउसेस तक आ जाते, 12 भावों तक आ जाते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, मैं आपको उसको पढ़िएगा, मैं आपको आगे उसको करा दूंगा। ठीक है, मैं पहले नोट्स पढ़ती हूँ फिर सवाल पूछती हूँ। हाँ, पहले आप नोट्स पढ़िए, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, है हाँ ना। जी, हाँ जी। ओके। आज हम लोग कुंडली के कुछ योगों पर चर्चा करेंगे कि कुंडली के कौन कौन से योग होते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष कुंडली में पंच महापुरुष योग होते हैं। ये योग कुंडली के जो होते हैं अलग अलग ग्रहों से बनते हैं, 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनते हैं। ठीक है। जैसे मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र है, बुध है और शनि, इन 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनते हैं। तो उन इन पंच महापुरुषों पुरुष योगों में जो पहला योग आता है हमारा, रुचक योग आता है। रुचक योग, ये रुचक योग क्या होता है? जब कुंडली में मंगल उच्च स्थान में, मंगल का उच्च स्थान कौन सा होता है बताएं, कौन बताएगा? आकांक्षा जी आप बताएं, मंगल का उच्च स्थान, उच्च राशि मंगल की कौन सी होती है? सर जब फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो। नहीं नहीं, फर्स्ट हाउस थोड़ी उच्च स्थान होता है। जी। उच्च स्थान का मतलब होता है कि जो उच्च राशि, मकर मंगल की मकर उच्च राशि, राशि, मकर मकर राशि है। राशि होती है सर। हाँ हाँ, यस जो सर। मंगल अगर आपकी कुंडली में मकर जी राशि का स्थित है, पहले पूरा देखिएगा, किसी जी कुंडली में मंगल उच्च स्थान मतलब उच्च राशि में स्वग्रही व मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, में बैठकर केंद्र स्थान में हो, तो मंगल की यह स्थिति रुचक योग कहलाती है। तो जी एक आपको उच्च स्थान, उच्च राशि मंगल की मकर राशि होगी,
स्वराशि कौन हो जाएगी मंगल की? मेष मेष और मेष राशि और वृश्चिक सर। वृश्चिक। मेष जी। और वृश्चिक इसकी स्वराशि हो जाएंगी। और मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है मंगल की? मूल त्रिकोण होती है सर मेष। मेष है। मेष जो होती है मूल त्रिकोण राशि भी होती है और स्वराशि भी होती है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपकी कुंडली में अगर मंगल मकर राशि के स्थित हो जाए, हो मेष राशि के हों और वृश्चिक राशि के हो करके, क्या होगा, केंद्र में बैठ जाए। केंद्र का मतलब होगा 1, 4, 7 और 10 इन भावों में बैठ जाएं तो रुचक योग बनेगा। जी सर। इस योग में जन्मे जातकों का शरीर मजबूत होता है, इनमें विशेष कांति होती है, ये व्यक्ति धनी, शस्त्र व शास्त्र के ज्ञानी होते हैं, मंत्र एवं अभिचार क्रिया में कुशल होते हैं, राजा से सम्मान मिलता है, शत्रुजित कोमल मन वाले, धनी, सुखी, सेनापति और वाहन प्रेमी होते हैं। इस योग से प्रभावित जातक पुलिस, राजनीति, सेना, शारीरिक शक्ति इत्यादि कार्यों में अग्रणी होते हैं। मशीन विभाग और ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों में ये जातक कार्य करते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुंडली देखिए। ये कुंडली देखिए कि ये कुंडली बनी है, इसमें केंद्र स्थान कौन से? 1, 4, 7, 10। ये जो केंद्र स्थान है, अगर मंगल यहाँ पे बैठ जाए, इन भावों में बैठ जाए, किन किन राशियों में? या तो उच्च राशि में हो, या तो केंद्र मूल त्रिकोण राशि में हो, या स्वराशि में बैठा हो, तो ये रुचक योग का निर्माण करेगा। जातक जो होगा, जो हम लोग कहेंगे इसमें रुचक योग बना है। क्लियर है? जी सर। ये रुचक योग आपका हुआ। हाँ, 1, 4, 7, 10 में 1, 4 केंद्र ही होते हैं ना कुंडली में। जी जी सर। जी 1, 4 प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और कौन सा? दशम भाव। दशम भाव। दशम। ये आपके जो हो जाते हैं, ये होते हैं आपके केंद्र भाव। ठीक है ना? और जी। इसमें त्रिकोण भाव कौन सा होता है? त्रिकोण भाव सर 1, त्रिकोण 1, 3, 1, 5, 9। हर्षिता जी आप बताएं त्रिकोण भाव कौन कौन से होते हैं? 1, 5, 9 1, 5, 7। जी सर। हाँ, 1, 1, 5, 9 5, हुए सर। 9। पहला देखो, इन भावों को काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एक ये तो आपका केंद्र में भी आ जाता है और त्रिकोण में भी आ जाता है। पांचवा भाव जी। 5th हाउस ये है, तो ये 5th हाउस ये केंद्र हो गया, ये त्रिकोण हो गया। इसके बाद 9th हाउस जो ये है आपका, ये आपका त्रिकोण भाव। तो 1, 5 और 9 ये त्रिकोण भाव आपके हो गए। और केंद्र भाव कौन से हो गए? 1, 4, 7, 10 ये आपके केंद्र के हाउसेस हो गए। जी। इसके बाद दूसरा योग आपका आ जाता है भद्र योग। भद्र योग क्या होता है? जब बुध ग्रह, भद्र योग जो होता है बुध से बनता है। तो भद्र में क्या होता है? भद्र योग में भी वही कंडीशन सबकी वही है कि अगर बुध आपका केंद्र में बैठा हो, उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो और मूल त्रिकोण राशि का हो, तो आपका क्या बनता है? भद्र योग बनता है। कंडीशन वही है, सेम कंडीशन है कि उच्च का हो, स्वराशिस्त हो और मूल त्रिकोण राशि का हो, तो भद्र योग बनता है। अब भद्र योग जब बनेगा, तो भद्र योग जब बनता है तो जातक को क्या मिलता है? क्या उसका प्रभाव होता है भद्र योग का? तो इस योग से संबंधित प्रभावित जातकों के हाथ लंबे होते हैं, वो विद्वान होते हैं और साथ साथ बात करने की कला में निपुण होते हैं। मतलब ऐसे जातकों की वाणी अच्छी होती है और ये जातक अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को जल्दी से प्रभावित करते हैं। बातों में कोई व्यक्ति उनके सामने ठहर नहीं सकता। मतलब अच्छे तर्क शास्त्री होते हैं, आर्गुमेंट्स बहुत बढ़िया करते हैं ये लोग। ऐसी मीठी मीठी बातें बोलेंगे कि आप उनकी बातों में तुरंत आप उनकी बातों में आ जाएंगे। तो ये भद्र योग के लक्षण हैं। अब इनके जो है चेहरे पर जो तेज होता है
और इनकी गति हाथी की तरह गति होती है इनकी। ऐसे जातक श्रेष्ठ प्रशासक, निपुण, विपुल संपदा के से युक्त, प्रज्ञावान, धनी, सम्मानी और दयावान होते हैं। ऐसे जातक आंकड़ों से संबंधित कार्य करते हैं। आंकड़ों से संबंधित कार्य क्या है, मतलब क्या होता है, जो जो जातक अकाउंटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, ये कार्य डेटा करते हैं। एनालिस्ट। हाँ, डेटा एनालिस्ट आज के इसमें देखेंगे, आज के परिदृश्य में देते हैं तो ये जातक जो होते हैं डेटा एनालिस्ट बनते हैं आज के समय पे। और पंडित जी अध्ययन कार्यों, टीचर भी हो सकते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स के टीचर हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के हो सकते हैं ये नहीं, लोग। बच्चों के नंबर जोड़ने पड़ते हैं हाँ, इसलिए मेरा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स और जो है ये लोग क्या कहते हैं, जातक ये लोग बुध से संबंधित जो होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट अच्छे होते हैं, है ना। इसके बाद ये जातक अध्ययन कार्यों से संबंधित तथा विदेश संबंधी कार्य करते हैं। अगर बुध का संबंध, अगर आपका बुध में, आपकी कुंडली में बुध अगर भद्र योग बना रहा है और 10th हाउस का लॉर्ड भी है बुध आपका, और 12th हाउस के लॉर्ड से संबंध बना रहा है, तो ऐसे जातक विदेश से संबंधी कार्य कर सकते हैं। विदेश क्या है, जो विदेश देखिए 12वां घर ये विदेश है, फॉरेन है ये। और आपका 10th हाउस क्या है, आपका कार्य क्षेत्र है। तो बुध अगर आप यहाँ का स्वामी है, 10th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस के लॉर्ड से संबंध बना लेता है कहीं ना कहीं से, तो ऐसे जातक क्या करते हैं कि ये जातक विदेश या विदेशी लोगों से या विदेशी कंपनियों में जो है काम करते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं उनके। किस संबंध में यात्रा के योग बनते हैं, उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित, उनके प्रोफेशन से संबंधित विदेश यात्रा के योग बनते हैं। और इसी में अगर मान लीजिए पंडित जी 7वें का 12वें से बन रहा है संबंध, तो उसका ये हो जाएगा कि उसका परिणय के क्षेत्र में विदेश यात्रा। नहीं, 7वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है, हाँ यही कह रहे हैं ना आप। जी। अगर 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा तो वो अच्छा नहीं है ज्योतिष की दृष्टि से। वो पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। अब आप पूछे क्यों क्रिएट करेगा। आपने जो लॉन्ग बोला, डिस्टेंस। आपने केवल ये जो बोला, मैं वो बता रहा हूँ केवल कि आपने बोला कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है या सेकंड हाउस में बैठा है, तो कौन सा योग बनाएगा, खदाष्टक योग बनाएगा। मैंने खदाष्टक योग की चर्चा आपसे करी थी करी थी ना चर्चा? नहीं, अभी नहीं करी थी क्या? अभी ये नहीं करी पंडित जी। अच्छा, खदाष्टक योग क्या होता है कि जैसे 7th हाउस का लॉर्ड है, अगर 12th हाउस में बैठेगा तो कितने भाव आगे जाएगा बताइए? 6 भाव। तो 6 8, खदाष्टक का मतलब क्या होता है, 6 8, 6ठे भाव में बैठे या 8वें भाव में बैठे। तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस या सेकंड हाउस में बैठेगा, तो जातक के अपने पार्टनर के साथ में जो है कुछ डिस्प्यूट्स रहेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। हम तो सोचे विदेशी पार्टनर मिलेगा। तो शुक्र नहीं, मतलब वीनस ना। हाँ, शुक्र मतलब वीनस। ठीक है ना, इसमें शुक्र का लगा है, ये कंफ्यूज तो होगा, मरकरी का लगना चाहिए था, शुक्र का लगा है ये। ठीक है, ये जो तो आपने अभी शुक्र वाला बताया पंडित जी, तो इसमें शुक्र के साथ बुध भी होना चाहिए। नहीं, तो ये इसका ये ये एक्चुअली ये पिक्चर गलत लगी है। एक सेकंड, यहाँ पे बुध का पिक्चर होना चाहिए था, मैं इसमें ये लगा, देखता हूँ दूसरा तो नहीं है कोई, शुरू है नहीं है, वो गलत पिक्चर लगी है। उसमें जो बुध का होना चाहिए था, यहाँ पे शुक्र का था, शुक्र का हो गया है, वो बुध का होना चाहिए यहाँ पे। जी जी जो वीनस जो लगा है, वीनस का नहीं होना, यहाँ पे मरकरी का होना चाहिए, बुध का होना चाहिए। ठीक है ना, जी तो जी उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप केवल समझ ले। आप जो है यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि बुध अगर केंद्र में स्वराशि में बैठा हो, बुध की स्वराशि, अपनी राशियां बुध की कौन कौन सी होती हैं? मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या, ठीक है। और बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? मूल त्रिकोण सर कन्या बनती। कन्या कन्या होगी। होती। कन्या बनती सर। कन्या, मूल त्रिकोण राशि बुध की कन्या हो गई, ठीक है। और बुध की जी, उच्च राशि कौन सी हो गई? कन्या वो भी से। कन्या। 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 तो इसका मतलब है
कि बुध कन्या राशि में केंद्र में बैठा हो, कन्या राशि में स्थित होकर के केंद्र में बैठा हो। तो केंद्र मतलब प्रथम भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो और 10th हाउस 10th भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक क्या क्या होता है, ये जातक का जो योग बनता है मालव्य योग बनता है ऐसे जातक का। भद्र योग सर। भद्र योग। भद्र योग बनेगा। अच्छा फोटो गलत लगी है, भद्र योग ऐसे जी। जातक का भद्र योग भद्र बनता योग। है, ठीक है ना। ये जी। भद्र योग आपका हो गया। आगे हंस योग होता है। हंस योग क्या करता है, सेम कंडीशन, हंस योग की भी सेम कंडीशन कि अगर जुपिटर कुंडली में धनु राशि का स्थित हो, मीन राशि का स्थित हो या कर्क राशि का स्थित हो जाए तो और केंद्र में बैठ जाए तो जो है का निर्माण होता है। तो हंस योग से प्रभावित जातक क्या करता है कि सुंदर होता है, अच्छी वाणी का प्रयोग करने वाला होता है, नदी या समुद्र के आसपास रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीवन जीते हैं, लेकिन इनको कफ की परेशानी, जुपिटर जो होता है कफ बनाता है, कफ की परेशानी होती है। और इनकी जो पत्नी होती है, इनके इनके जो अगर अगर पार्टनर समझ कहिए, अगर उनका पार्टनर जो होता है, मतलब अगर किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उसका हस्बैंड होगा, अगर मेल के लिए देख रहे हैं तो उसकी वाइफ होगी। इसकी इसमें जो है उस जिनका जो पार्टनर होगा वो कोमलांगी, मतलब स्त्री के लिए बोला कोमलांगी, मतलब कोमल शरीर वाला जो होगा। और ये व्यक्ति सुंदर, सुखी, शास्त्रों के ज्ञाता, निपुण, गुणी, सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग। क्योंकि आप लोग समझते हैं जुपिटर किसका कारक है, ज्ञान का कारक है। आप लोग जी। लॉजिक लगाइए, अब जुपिटर की बात चली है, देखिए गुरु है। अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष में बहुत सारी चीजें आपको लॉजिकल वे में सोच के भी आपको जो है कहनी पड़ती है। जुपिटर है तो जुपिटर क्या है, गुरु है ना, गुरु। जी। जुपिटर जो है गुरु है। गुरु क्या, गुरु का मतलब क्या, आचार्य है। अगर आचार्य है, गुरु है, तो क्या होगा, वो वेदों का ज्ञाता ज्ञाता। होगा, मतलब ज्ञानी होगा कि नहीं होगा, ज्ञानी। तो अगर गुरु से एक हंस योग बन रहा है तो आप क्या कहेंगे, ऐसा जातक ज्ञानी होगा। अब गुरु है, ज्ञान है, तो उसमें क्या होगा, अच्छी वाणी का प्रयोग करने वाला होगा, अच्छी भाषा बोलने वाला होगा, अनटिल अनलेस के जुपिटर राहु के संपर्क में ना आए। अगर राहु के संपर्क में अगर जुपिटर आ गया तो अच्छी वाणी खराब हो जाएगी। तो ऐसा जाता है कभी कभी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा। हाँ बताएं। सर आप जब कह रहे हैं कि जुपिटर राहु के योग में ना आ जाए, मतलब कौन से प्लैनेट में आ जाए? राहु के संपर्क में ना आ जाए। तो राहु के संपर्क में कैसे आएंगे? जैसे राहु पंडित के जी, साथ में बैठ जाए, या राहु की आस्पेक्ट पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। अच्छा सर, आप जब आप कह रहे हैं चारों ये जो चार प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, हाँ इन चारों में कहीं पर भी गुरु है तो ये गुरु का ये हंस योग है। हाँ, इन चारों में अगर कहीं भी गुरु बैठा है, लेकिन इन चारों में गुरु बैठने से नहीं होगा। लेकिन गुरु जो बैठा हो धनु राशि में, मतलब जो बैठा हो सैजिटेरियस में बैठा हो, पाइसेस में बैठा हो या कैंसर साइन में बैठा हो, कैंसर साइन में होकर के, पाइसेस में होकर के और सैजिटेरियस में होकर के ये केंद्र में बैठा हो, केंद्र में मतलब फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में और 10th हाउस में बैठा हो, तब आपका बनेगा जाके। जब एक मैं आपको एग्जाम्पल इसका दिखाता हूँ, रुकिए। वही कह रहा था पंडित जी, कोई एग्जाम्पल कुंडली हो, जैसे हाँ मैं भद्र देख योग रहा की हूँ, मैं इनकी दिखा हर्षिता रहा की हूँ। मेरे कुंडली। योग में बस 10th एक हाउस सेकंड। पे बैठा हुआ है, पर उसका मतलब क्या है? हाँ अभी एक सेकंड, अभी अभी दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी दिखा रहा हूँ। एक तो पंडित जी हर्षिता की कुंडली में ही है ना भद्र योग। किसकी, ये देखिए, ये कुंडली देखिए, ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में देखिए शनि जो है, सैटर्न जो है, देखिए इसमें ये बैठा। अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी आप पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता समझाता हूँ। पहले सारे योग पंच महापुरुष पढ़ लीजिए, आसानी से कुंडली मिल गई तो, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। सर्च योग बना रहा है इसमें, ये हंस योग हो गया आपका, ठीक है। हंस योग के बाद हम लोग चर्चा करते हैं मालव। मालव योग पे, चर्चा करते हैं। मालव योग जो बनता है शुक्र से बनता है,
शुक्र से जो मालव योग बनता है, मतलब शुक्र जो है वृष राशि का हो, तुला राशि का हो या मीन राशि का हो करके केंद्र में स्थित हो तो मालव योग बनता है। तो मालव योग से प्रभावित जातक के चेहरे पे चंद्रमा के समान कांति होती है, मतलब उसका जो फेस होता है बहुत ग्लो होती है, उसके फेस में बहुत ग्लो होती है, तेज होता है उसके फेस में। और ये जातक जो होते हैं युद्ध और राजनीति में निपुणता प्राप्त करते हैं। अब युद्ध और राजनीति में निपुणता कैसे प्राप्त करेंगे? अब शुक्र को आप इमेजिन करो, जो शुक्र जो थे वो राक्षसों के गुरु थे ना, जो शुक्राचार्य जो जी थे वो राक्षसों के जी गुरु थे। तो किसी भी राजा को सलाह देने के कार्य उसका गुरु ही करते थे, उसके गुरु ही करते थे। पहले के समय में गुरु को जो है मंत्री परिषद में उनके दरबार, राजा के दरबार में स्थान दिया जाता था, एक चेयर लगा के उनको बैठे ऊंचे आसन में बैठाला जाता था। तो कोई भी युद्ध से या राजनीति से संबंधित कोई समस्या आती थी तो गुरु से सलाह ली जाती थी। तो चूंकि शुक्राचार्य हैं यहाँ पे, तो ये अपने जो है शिष्यों को, जो राजा होता था उस समय पे, युद्ध से संबंधित और राजनीति से संबंधित सलाह प्रदान करते थे। तो कोई जातक कोई सलाह तभी प्रदान करेगा जब उसमें मास्टर होगा कि नहीं होगा जी भाई? कोई कोई किसी को एडवाइस कब देगा, कंसल्ट कब देगा एडवाइस? जब उससे वो मास्टर होगा, अच्छी तरीके से उसको आता होगा, उस टॉपिक का वो विद्वान होगा, स्कॉलर होगा उस टॉपिक का। तो ये जो है तो जो भद्र योग के जो जातक होते हैं वो युद्ध में और राजनीति में निपुण होते हैं। ये व्यक्ति जो भद्र योग से के जातक जो होते हैं, स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र वाहन भवन और अतुल संपदा के स्वामी होते हैं। इनका स्वभाव तेजस्वी, विद्वान, उत्साही, त्यागी, चतुर होता है। ये जातक फैशन में जाते हैं, ये फैशन डिजाइनर बनते हैं अगर इनका जो 10th हाउस से संबंध बन गया। ये कलाकार होते हैं, एक्टिंग में भी, वीनस के कारण लोग एक्टिंग में भी जाते हैं, एक्टिंग करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, ये ब्यूटी से संबंधित चीजें करते, ब्यूटिशियन वगैरह बनते हैं। कवि होते हैं, पोएट होते हैं, नाटककार होते हैं, ये जो होते हैं प्रीचर्स होते हैं, और सामाजिक कार्यों से संबंधित क्षेत्र में नाम व धन कमाते हैं। ये मालव योग के लक्षण हैं ये जातकों के। मालव योग के बाद आप आ जाए शश योग। शश योग से संबंधित जातक किसी राजा से कम नहीं होता है। यह योग शनि के मकर, कुंभ या तुला राशि का होकर केंद्र में उपस्थित होने से बनता है। शश योग में जातक सेनापति, धातुकर्मी, विनोदी, क्रूर बुद्धि, जंगल में घूमने वाला होता है। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला चमकती है। ये जातक तेजस्वी भी होते हैं, भ्रात प्रेमी भी होते हैं, सुखी, सूरवीर, श्यामवर्ण, तेज दिमाग और स्त्री के प्रति अनुरक्त रहते हैं। ये व्यक्ति वैज्ञानिक, निर्माणकर्ता, भूमि संबंधित कार्यों में संलग्न, जासूस, वकील और विशाल भूखंड के स्वामी होते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, आपने देखा होगा पहले मैंने कुछ खराब चीजें बताई, फिर मैंने अच्छी चीजें बताई। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे हो सकता है? तो ये इस तरीके से हो सकता है, अगर शनि का संबंध शुभ ग्रहों के साथ में होगा तो जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे, और शनि का संबंध अगर अशुभ ग्रहों के साथ में है तो जातक को अशुभ फल प्राप्त होंगे। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसी प्लेनेट में कौन कितना स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ कितनी है किसी ग्रह की। जैसे अब मैं पंडित जी आपको आपने बताया कि ये जैसे शश योग है, तो ये तब हाँ बनता है जब शनि जो है वो अपनी उच्च राशि में या मूल त्रिकोण में है, हाँ केंद्र में स्थित है। हाँ तो हाँ, ऐसी स्थिति में जो है इसका अशुभ प्रभाव कैसे हो सकता है? ये तो मतलब पहले ही अपने उच्च में है। बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, कुंडली ओपन करता हूँ वाले। ये वाली कुंडली देखिए, इस कुंडली में एक सस योग देखिए बन रहा है इस कुंडली में, अ, बन जी। रहा है। कैसे बन रहा है? कुंभ में, शश योग शनि नहीं। कुंभ में है और चौथे भाव में है। चौथे भाव में है, ठीक है। शनि जी कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि जो होती है शनि की मूल त्रिकोण राशि होती कि नहीं होती है? जी सर। ठीक है। तो इसमें जो है क्या बन रहा है इस कुंडली में, ये सस योग बन रहा है।
ठीक है। तो अब हम लोग ये इसमें देखते हैं, आपने कहा जैसे हर्षिता जी ने कहा कि अशुभ प्रभाव कब पड़ेगा। तो जी जी। सपोज करिए शनि यहाँ पे बैठा है, आप इसमें ये देखिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है शनि पे। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऑलरेडी ठीक है। स्ट्रांग है। ठीक है। अब देखिए अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर किसी अशुभ ग्रह की जो है दृष्टि पड़ रही होगी, तो वो उसमें अशुभता आ जाएगी, मतलब उसकी जो उसको जो अभी आप जिसको स्ट्रांग देख रहे हैं वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा। अब आप देखिए इस कुंडली में किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो दृष्टि तो इसमें इसमें नहीं पड़ समझ रही नहीं है। आ रही बड़ी। हाँ, नहीं, इसमें तो नहीं लग रही है। हाँ, इसमें नहीं पड़ रही है। अब जैसे सपोज करो ये राहु यहाँ पे बैठा है, ठीक है ना। जी। ठीक। राहु इस कुंडली में लग्न में बैठा है। ठीक है। आप ये इसको राहु को जस्ट इमेजिन करो, राहु यहाँ पे 12th हाउस में बैठ डाल दो तो क्या होगा? राहु तो की फिर राहु पांचवी की दृष्टि आ दृष्टि पड़ जाएगी। जाएगी। दृष्टि पड़ेगी सर। तो इसकी शुभता कम हो जाएगी शनि की। सर इसी चीज को बोलते हैं नीच का है प्लैनेट। नहीं नहीं, अभी नीच का नहीं, नीच का तब होगा जब ये मेष राशि में होगा। मेष राशि का मतलब 1 नंबर की राशि। ये जो इसमें नंबर्स पड़े हैं, ये जो वो नंबर्स इसमें पड़े हैं, देखिए ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 ये पड़ी, ये नंबर्स जो राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है, तो ये मेष एरीज से स्टार्ट होकर के पाइसेस तक सारी राशियां ये आ जाती हैं। तो ये नंबर्स राशियों को, ये मतलब 11 नंबर 11 नंबर है, तो 11 नंबर की जो राशि होती है वो सेजिटेरियस है। तो यहाँ पे कुंभ राशि है, कुंभ राशि में बैठा है। लेकिन हम लोग अगर राहु को यहाँ 12th हाउस में स्थापित कर दें, तो राहु की दृष्टि किस पांचवी दृष्टि से किसको देखेगा? शनि को देखेगा। तो यहाँ पे शनि की शुभता कम हो जाएगी। जी सर। तो वहां पे और आपको निगेटिव जो ये फल योग है दिखेंगे। पंडित जी, क्योंकि ये कुंभ राशि में है, विषम राशि में है, तो ऑलरेडी इसकी डिग्रीज के हिसाब से तो ये पहले ही मतलब कमजोर है योग। मृत मृत है तो उतनी शुभता नहीं तो मिलेगी ना, अगर वही तो अब मैंने कहा, वो अब मैंने इस कहा पे ना किसी कि की आप दृष्टि नहीं भी पड़ रही है तो भी ये योग कमजोर माना जाएगा। हाँ, वो योग कमजोर माना जाएगा। ओके। ये योग जो है कमजोर माना जाएगा यहाँ पे, इसीलिए कहा जाता है कि योग वही अच्छा होता है जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठा हो। जी जी। भाई जब सामने वाले के अंदर ताकत होगी तभी तो आपको फल देगा ना वो। जी 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 जी। ये बाल मतलब अवस्था जब में होगा पंडित जी या मृत अवस्था में होगा? विषम राशि है, विषम राशि में कैसे बाल, करते हैं? बाल अवस्था में रहेगा। बाल होगी। विषम राशि में बाल से काउंट करते हैं स्टार्टिंग, सम राशि में मृत से जी काउंट करते हैं, तो यहाँ पे बाल अवस्था होगी। जी जी। सर। ठीक है ना। जी जी। एक दूसरी कुंडली और देखता हूँ, शायद किसी कुंडली में और मिले मुझे कोई दूसरा योग। हर्षिता की देख लीजिए सर, भद्र शश वाला बता योग रही हैं। आपको आशीष सिंह वाली कुंडली में मिलेगा, अगर पंडित जी जो आपने बनाई थी। एक सेकेंड, मैं देख शेयर रहा कर हूँ एक दिया मैं सेकेंड। आपको। हाँ, इसमें है मेरे पास, एक सेकंड देख रहा हूँ। ओके।
ये कुंडली देखिए, इसमें देखिए बुध देखिए बैठा है, देखिए इसमें उच्च का देखिए 7th हाउस में जी बैठा अपनी है ना। राशि। जी जी जी। हाँ, बुध को देखिए, बुध अपनी राशि में बैठा, 7th हाउस में बैठा है, तो इसका क्या मतलब है कि इस कुंडली में कौन सा योग बन रहा है? रुचक। भद्र भद्र योग। हाँ रुचक। भद्र योग, सॉरी, भद्र योग। हाँ भद्र योग। हाँ, इस कुंडली में भद्र योग बन रहा है, ठीक है ना। तो जी। इस जो लेकिन भद्र योग, लेकिन अब ये आप मृत देखेंगे, अवस्था में है पंडित जी। हाँ अगर मृत अवस्था में है इसमें, तो क्या होगा, जो फल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब केवल 2 डिग्री का देखिए बैठा है ना। जी जी। कम राशि में 2 डिग्री का बैठा है मृत अवस्था में, मतलब जातक जो है को उतना ज्यादा फल नहीं मिलेगा जितना फल जातक को मिलना चाहिए। अब इसके लिए जातक को, सामने वाले को क्या करना चाहिए? गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की। जी। अगर आपको फल लेना है तो बुध को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब आप ये कह दो कि इसमें इसको इसको जो है वो पहना दें, क्या बोलते हैं उसको, पन्ना पहना दें, तो इसको पन्ना नहीं पहनाएंगे, क्योंकि ये जो 7th हाउस होता है मारक भाव होता है, बुध यहाँ पे मार्केश भी है। अगर पन्ना हाँ। आप पहना दोगे तो जातक को चोट चपेट लगने का डर रहता है, परेशानी रहेगी, एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। अब तो जैसे यहाँ में पंडित यहाँ जी पे वो क्या, मृत अवस्था में यहाँ पे है, अपने रिजल्ट्स डाउन दे रहा है, योग जो है वो कमजोर है, फिर इस पे राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। हाँ यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़े तो और ज्यादा वो हो गया, हाँ गड़बड़ मतलब हो गया। क्या अशुभ फल हो जाएंगे। तो हाँ वही अशुभ फल हो जाएंगे, तो इसलिए जातक को क्या करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। जी। बुध को जो है मतलब पावर पावर अब देना बुध, है आपको। ऐसे में बुध के अशुभ प्रभाव क्या होते हैं पंडित अब बुध के इसमें अगर देखेंगे, जो देखें बुध है, बुध का जो जी? प्रभाव होता है वाणी में कभी कभी हो सकता है कि दोष हो जाए, कभी कभी जो है इसमें हो सकता है कि अपने आप को सही से जातक रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, कहना कुछ चाहता है और जो है हाँ, हाँ, और जो है मतलब जो है वो जो सामने वाले को जो चीजें डिलीवर करना चाहता है वो सही से वो डिलीवर नहीं कर पाता है, जो मतलब सामने जो समझाना चाहता है सामने वाले को, वो चीजें वो सामने वाला समझ नहीं पाता है, वो बुध के कारण से होता है। और बुध जैसे बुध का है ये तो ये बुध के मतलब अशुभ प्रभाव हो गए, पर क्या इस हाँ जैसे भद्र योग है तो क्या योग के अलग से कोई अशुभ प्रभाव होते हैं? नहीं नहीं, अलग से कोई अशुभ प्रभाव, शुभ शुभ योग का मतलब होता है उस ग्रह का प्रभाव हाईलाइट हो जाएगा। ओके। और सर ये तो 7म भाव में बैठा है तो इसका मतलब जो जीवन साथी होगा उसके लिए होगा कि मतलब उस। अब 7th भाव में जो है तो बुध बैठा है, सप्तमेश है बुध, ठीक है ना। बुध सप्तमेश है इस कुंडली में, तो सप्तमेश होकर के बुध यहाँ पे बैठा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि ट्यूनिंग में कुछ ना हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी बेसी हो सकता है, बनी रहती हो। वो तो ऐसे नहीं बताया जा सकता है जो है कि इसमें कुछ ना कुछ परेशानी, 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु भी साथ में बैठा तो कुछ ना कुछ तो निगेटिव चीजें बनी रहती होंगी, ठीक है ना। और कुंडली देखता हूँ, इसमें शश योग नहीं था पंडित जी? आना योग, नहीं, इसमें इसमें बुध बैठा है तो उसे योग तो था ही, भद्र। भद्र योग, शुक्र नहीं शश उसमें शनि, जो है, शनि उसमें, अगर शनि अपनी, हाँ शनि जो है वो तुला राशि में बैठा था अपनी उच्च राशि में, तो शश योग बनेगा या नहीं? हाँ हाँ शश योग बनेगा उसमें, इसमें तुला राशि में शनि था ना। जी जी। एक सेकंड, अब हम लोग एक दूसरी कुंडली ओपन करते हैं। इसमें देखिए कोई योग बन रहा है क्या, पंच महापुरुष में? अम, शुक्र, शुक्र नवमी शुक्र राशि में। मानव में बन जाएंगे। सुमन जी देखिए कोई योग बन रहा है इसमें क्या, शश योग बन रहा है क्या सर? कैसे बन मानव रहा में है बन रहा है वो, पंडित जी। मालव कैसे बन रहा है? शुक्र पहले उसमें घर में पहले चौथे और इसमें 7वें 10वें में हो तो मालव्य बनता है ना। नहीं, ये लेकिन तो अपने नहीं, अपने ये तो केवल एक ही राशि कुछ कंडीशन है में ना, जी। शुक्र तो दो शुक्र तो कंडीशन है ना। पहली कंडीशन ये है कि
ग्रह अपना स्वराशिस्त हो, धनु उच्च में है, राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, ये अच्छा शुक्र धनु में कंडीशन। है। अच्छा अच्छा, दूसरी मतलब ना कंडी उसके शुक्र। साथ साथ उसका उसमें भी होना जरूरी है। हाँ, दूसरी कंडीशन है केंद्र में होना चाहिए। जी जी। तो इसमें कोई योग बन रहा है क्या? नहीं, नहीं बन रहा। नहीं सर। नहीं बन रहा ना? नहीं सर। हाँ। इसमें देखिए, इसमें बन रहा है कोई योग? आप मत, कोई मत बताए, सुमन जी आप बताइए, कोई योग बन रहा है इसमें क्या? मैं देख रहा हूँ। शाश्वत। मैं सुमन जी बताइए, कौन सा योग बन रहा है इसमें, कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसमें तो नहीं बन रहा है। तो बंद हो रहा है, पक्का? सही है इसमें। कहाँ बन रहा पक्का? है? शश बनेगा। हेलो। फर्स्ट योग बन रहा है। कौन सा? हाँ टीचर। शिवानी आप बताइए, शिवानी आप बताइए, जी सर, बन रहा है वो। कौन सा? जी सर, शशि योग सर। शश योग। शश योग का निर्माण कैसे होता है? जी सर, शनि मतलब धन राशि मतलब स्वग्र मतलब अपनी राशि में हो और हाँ, स्वराशि में। प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल बताइए कि ये बताइए कि शनि अपनी स्वराशिस्त हो, शनि मूल त्रिकोण राशि में हो, शनि उच्च का राशि हो करके केंद्र में केंद्र बैठा में हो हो, तो शश योग का निर्माण होता है। केंद्र तो में हो। इस कुंडली में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है और केंद्र में दशम भाव में बैठा है, तो इसलिए इस कुंडली में शश योग का निर्माण हो रहा है। जी जी सर। लेकिन वो सब माइनस में है ये, क्या बोलते हैं? माइनस होने का मतलब वक्री है, माइनस का मतलब हाँ, वक्री है, वक्री है। उल्टा चल रहा है। तो किसी कुंडली में माइनस लिखा हो तो आप वक्री समझिए उसको। हाँ, ठीक है ना? जी सर। और दिखाता हूँ। पंडित जी, अक्सर ऐसा होता होगा, ये जितने धीमे चलने वाले ग्रह हैं ये अक्सर टाइम वक्री ही रहते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उसमें भी रहते हैं। इसमें देखिए, कोई योग बन रहा है क्या इस कुंडली में? बुध। गुरु बुध का वो स्वराज। गुरु बुध स्वरा केंद्र में बुध है। वृश्चिक में है, नहीं अच्छा वृश्चिक। इसमें कोई योग बन रहा है? कौन बताएगा? इसमें बुद्ध का कौन नहीं योग बन बन रहा है रहा क्या? है, कुंडली बताइए। बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, इसमें भी योग लग रहा है और कुंडली भी अच्छी लग रही है। कैसे अच्छी लग रही है? इसमें कैसे शनि जी पता चला, मंगल भी कैसे आपको बैठा है, पता चला बुध कुंडली अच्छी है? भी बैठा है। हाँ जी सर। कैसे पता चला कुंडली अच्छी है ये? जैसे मंगल बुध गुरु तीनों वही 5 10 1 के जो प्लैनेट्स में बैठे हुए हैं। 8। इसे बताइए, कोई योग बन रहा है आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तीन है सर। पंच महापुरुष योगों में इस कुंडली में देखिए, केंद्र को ध्यान दीजिए। पहले देखिए, अगर बुध केंद्र में बैठा है, पहले देख ले बुध केंद्र में बैठा है, लेकिन अब बुध को देखिए, बुध क्या जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि और जो है उच्च का होके बैठा है क्या? तो बुध यहाँ पे किसमें बैठा है? स्कॉर्पियो हाँ, साइन में बैठा है, वृश्चिक। मतलब वृश्चिक में वृश्चिक बैठा में। है। तो वृश्चिक राशि से कोई मतलब नहीं, तो मतलब ये बुध का योग नहीं बनेगा। गुरु का योग देखिए, गुरु यहाँ पे बैठा है, किसमें बैठा है? एक्वेरियस में बैठा 11वीं है। कुंभ तो में। हाँ, कुंभ ये भी में नहीं बैठा बनेगा। है तो हाँ, कुंभ से भी नहीं बनेगा, कुंभ से भी नहीं बनेगा, कुंभ से भी नहीं बनेगा यहाँ पे। कुंभ और के अलावा मंगल है अब सिंह आप में। देखो, हाँ मंगल है सिंह में, तो मंगल से भी नहीं बनेगा यहाँ पे, है ना? जी। तो लग्न में कोई न बैठा, तो यहाँ पे कोई योग जो है नहीं, पंच महापुरुष में से कोई सा भी योग यहाँ पे नहीं बन रहा है। फिर से एक कुंडली दिखाता हूँ आपको, फटाफट देखिए इस कुंडली को।
इसमें देखिए कोई बन रहा है कहीं कुछ? शुक्र नहीं बन रहा है, गुरु नहीं बन रहा है, नहीं नहीं बन रहा है, पंच महापुरुष में कोई नहीं। इसमें कोई नहीं बन रहा है। इसमें देखिए नहीं बन रहा है। इसमें बन रहा है क्या? नहीं पंडित जी। नहीं बन रहा इसमें है। भी नहीं बन रहा, इन कुंडलियों में तब किसी में बनता नहीं नहीं बन रहा है। ठीक है ना? इसमें बत्ती शुक्र नहीं बैठा है करेगी। लेकिन सिंह राशि में बैठा है, मंगल बैठा है वृष राशि में वृष बैठा है, राशि। चंद्रमा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। गुरु यहाँ पे उच्च का जरूर बैठा लेकिन सिक्स हाउस में, केंद्र में नहीं बैठा है। बुध जो त्रिकोण में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, लेकिन बुध से भी कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से नहीं बन रहा। हम लोग आगे चले। जी। ठीक, ये आपके ये हो गए। ठीक। अब ये योग जो आपके बने हैं, इन योगों का जो होता है भंग भी हो जाते हैं ये योग। ये योग आपके भंग कैसे होते हैं, इन योगों में बाधा कैसे आती है? कई बार कुंडली में पंच महापुरुष योग बनने के बाद भी पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसके कारण क्या है? केवल यहाँ पे शनि केवल लिखा है, शनि नहीं, सभी योगों के बारे में होगा। क्या होगा कि अगर ग्रह पे पाप ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, जिन जिन 5 ग्रहों पे पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, जैसे शनि के साथ राहु का प्रभाव पड़ रहा है, केतु का, सूर्य का, या कमजोर चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो योग कमजोर पड़ जाता है। एक कंडीशन इसकी है। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि शनि सूर्य आदि के सब पास जाकर के अस्त हो जाए, मतलब जो ग्रह भी यो पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, वह ग्रह यदि अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव, योग का प्रभाव कम हो जाता है। अस्त से क्या मतलब तीसरा, है पंडित जी? हाँ, अस्त से क्या मतलब है? हमने क्लास में सूर्य आपको, के पिछली पास क्लास में आना। आपको बताया था, सूर्य के पास पहुंच जाएगा ग्रह वो। तो सूर्य के पास जब पहुंच जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल खत्म हो जाती है। सूर्य की ओके। मैग्नेटिक फील्ड में जब चला जाता है तो उसका जी जी जी। अपना प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वो अस्त बोला जाता है। इसके बाद सूर्य के इसके पास, बाद नवान। सूर्य के पास मतलब सेम भाव में, या हाँ, कुछ? सूर्य से 10 डिग्री आगे या 10 डिग्री पीछे। अस्त, कोई ग्रह अस्त कब होता है? हम लोग मान लेते हैं जब कोई ग्रह सूर्य से 10 डिग्री आगे पीछे हो जाता है तो सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाता है वो, तो ग्रह वो अस्त हो जाता है। अब नीच का नवांश, अगर नीच के नवांश में पहुंच जाए, नीच के नवांश का मतलब क्या है कि कोई ग्रह D1 में तो ठीक ठाक बैठा है, लेकिन नवांश कुंडली में अगर वो ग्रह नीच का हो जाता है तो उस ग्रह के फलों में कमी आ जाती है। तो नवांश कुंडली का क्या मतलब है? नहीं जी, अभी बताया नहीं है आपने। और हाँ, एक अभी एक चीज अभी और, बताता हूँ। अगर अगर अभी किसी बता कुंडली में, अगर किसी कुंडली में आपके पास हो कि जैसे शनि या कोई और ग्रह अस्त हो रहा हो, तो वो एक बार देखना चाहिए। अभी बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ, रुकिए।
मेरी देखिए कुंडली देख लो, बुध शुक्र अच्छा है उसमें। एक सेकेंड रुकिए। ये कुंडली देखिए, जैसे ये कुंडली खुली है ना, ये कुंडली। जी, जी। इस कुंडली में सूर्य देखिए कहाँ बैठा है, पूरे 11वें भाव, 11वें। कितने डिग्री का बैठा है। 25 डिग्री का। गुरु गुरु 29 डिग्री का। 29 डिग्री का। तो बुध और सूर्य और गुरु के बीच में कितना डिस्टेंस है। 4 डिग्री का। तो यहाँ पे 3.5 डिग्री। आपका सूर्य गुरु आपका 3.5। अस्त हो गया आपका। लेकिन शुक्र सेफ है। शुक्र यहाँ पे अगर ये सेफ है। अगर हाँ? इसका मतलब गुरु अगर हम देखें तो 25 10 35, मतलब अगर 12वें भाव में भी 10 डिग्री तक होता तब भी वो अस्त ही माना जाएगा। 5 डिग्री तक। हाँ सॉरी, 12वें 5 भाव में डिग्री 5 डिग्री तक अगर होता पाँच तो डिग्री तक अस्त 15 माना। डिग्री से लेकर के 15 डिग्री से लेकर के 35 अपने आगे 35 डिग्री तक जो है, मतलब अगले भाव में 5 डिग्री तक अगर होता तब भी अस्त माना जाता। ठीक है ना। जी। अब हम लोग इस पे आते हैं। अच्छा, ये जैसे देखिए, जैसे इसमें शुक्र अस्त नहीं है, भले वो हाँ सेम हाउस में है पर अस्त नहीं है। अस्त नहीं, डिस्टेंस ज्यादा है ना इसकी। जी, 25 अब डिग्री देखिए, 24 डिग्री की हाँ डिस्टेंस है लगभग। हाँ हाँ, अब इसमें देखिए नवांश, देखिए ये देखिए D9 है ना, नवांश कुंडली। नवमांश कुंडली का पंडित जी अभी ABCD भी नहीं पता। नहीं नहीं, मैंने बताया नहीं, फिर मैं आपको वो जो क्लॉज आया था उसमें उसका मैं देखना आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इस कुंडली में सपोज करिए कि शनि जैसे आपका देखिए यहाँ पे सस योग बना रहा है। जी। शनि 11वें में। जी। सस योग बना रहा। अब आपको देखना है कि आप आपके पास ये जातक आया, आप कह रहा हम बहुत परेशान है, इस समय में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपने कुंडली में तो देख लिया सस योग बन रहा है, तो आपको लगा नहीं अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर जातक के जो है किस्मत में जो अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इसको कैसे देखेंगे। आप इसके साथ में देखिए, सबसे पहले देखिए शनि कहीं अस्त तो नहीं है। पहला तो जी शनि सर। है, सूर्य से काफी दूर बैठा, अस्त नहीं है। फिर आप देखिए शनि पे कोई पापी ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, तो अब इसमें कुंडली में पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तीसरा क्लॉज उसमें आया था कि शनि को नवांश कुंडली में देखिए। तो ये D9 कुंडली है, देखिए D9 को नवांश कुंडली मतलब को D9 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए शनि कहाँ बैठा है इस कुंडली में। D9 में। शनि 11वें भाव में, 11वें भाव में। 8वें 11वें भाव। भाव में। किस भाव में। 11वें में है शनि। 11वां नहीं नहीं, भाव। शिवानी क्या बोली अभी, शिवानी क्या बोली। जी सर। आप ही ने बोला ना 7वें भाव में। नहीं नहीं, सर। वो तो सर राशि है। नहीं नहीं, अभी किसी ने बोला शायद कि 7वें भाव में, मुझे ऐसा सुनाई पड़ा। नहीं सर। अच्छा ठीक, ठीक है, मुझे ही गलत सुनाई पड़ा फिर। तो ये जो शनि जो यहाँ पे बैठा है देखिए, 11वें भाव में बैठा है, तुला राशि में बैठा है। तुला राशि में राहु के शनि साथ। कैसा होता है। तुला राशि में शनि कैसा होता है। ये कोई सर उच्च उच्च का होता है। उच्च का पंडित जी होता बता रहे है। हैं, मुझे वो दूसरी वाली नवमास दिख नहीं रही। उच्च राशि का ये होता है सर। ये नवांश दिख नहीं रही है, नवांश कुंडली आपको। मोबाइल में हो मध्य वाली इसलिए नहीं खुली दिख रही हुई हो। है। उसको मो- आप उसको स्क्रीन को रोटेट करो, उसमें रोटेट करो तब आप इसको देखो, दिखेगी अच्छा आपको। अच्छा अच्छा, नीचे इसी में जो है, नीचे नवमास राइट है। राइट, नहीं नहीं, राइट में। अच्छा, एक सेकंड, हाँ स्क्रीन मिल गया, मिल गया, मिल स्क्रीन गया। रोटेट कर लो आप। जी जी जी, मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका शनि है ये आपका क्या है, 11वें भाव में तुला राशि में, मतलब शनि जो है उच्च का बैठा है ना। लेकिन राहु भी है साथ में। हाँ हाँ, अभी हम एक एक बात में, हम एक एक चीज पे चर्चा करते हैं। हम जी। इस हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे सामने वाला क्या कह रहा है कि हमें बहुत परेशानी है, हमें जो है हमारी प्रॉपर्टी में, घरों में विवाद बना रहता है, आसपास दिक्कत रहती है। तो आप क्या देखेंगे, शनि 4th हाउस का लॉर्ड होकर के सस योग बना रहा है। चौथा भाव हमारा किसका होता है, भूमि, हाँ। भवन,
माता इनका होता है, ठीक है, यही तो है ना। जी जी तो अब शनि जो है हमारे कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क के जो कारक होते हैं शनि होते हैं। मंगल जो कारक है हमारे लैंड के कारक है। आप ध्यान रखिएगा सदैव इस बात को। अगर लैंड की बात आ जाएगी, केवल जमीन की बात आ जाएगी, तो उसके कारक मंगल हैं। लेकिन अगर बने बनाए मकान का की बात आ जाएगी तो उसके कारक आपके शनि हो जाएंगे वहां पे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे कि शनि जो है यहाँ पे उच्च के होकर के बैठे हैं, तो आपको नजर आएगा नहीं यार होना तो नहीं चाहिए ये चीजें, लेकिन हो रही हैं। तो क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि शनि के साथ यहाँ पे नवांश कुंडली में राहु। राहु आकर के बैठ गए, हम्म, बैठे हैं। लेकिन शनि उच्च के हैं, लेकिन राहु से एफ्लिक्टेड है यहाँ पे शनि, इस कारण से इनको परेशानी आ रही है। अब इसको परेशानी ज्यादा को आएगी। अब हम लोग अब इसको कैसे देखेंगे कि परेशानी कब आएगी? ये देखने के बाद अब आप देखिए इसकी, ये देखिए आपकी महादशा में देखिए, इसमें चंद्रमा में शनि चल रहे हैं। देखिए अगर आप लोग देख सकें तो जी सर। जी नीचे दिख रहे हैं ना चंद्रमा में शनि। जी सर। जी तो चंद्रमा किसका कारक है? माता का, फोर्थ हाउस का कारक है। शनि किसके कारक है ये? तो इस समय इनका टाइम भी यही चल रहा है। इसका चंद्रमा में शनि चलने का मतलब है कि इनको इस समय परेशानी, फोर्थ हाउस से संबंधित परेशानी रहेगी। इस समय हो सकता है इनकी माता को भी समस्या हो सकता हो। और कब तक समस्या रहेगी? इनकी समस्या रहेगी 28/5/2026 से लेकर के 28/12/2027 तक इनको परेशानी रहेगी। ये 28/12/2027 जैसे आपने बताया पंडित जी, तो मतलब जो चंद्रमा का शनि के साथ प्रभाव है, क्या वही प्रभाव बुध बुध के साथ भी रहेगा? चंद्रमा नहीं के नहीं साथ? नहीं 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 नहीं। मतलब ये तब उसके ये जो बाद बुध की टाइम दशा है, शुरू हो जाएगी। ये जो टाइम स्टार्ट, चंद्रमा में शनि ये स्टार्टिंग टाइम है। जी चंद्रमा जी। की महादशा में शनि की अंतरदशा का ये स्टार्टिंग टाइम है। और ये ओके। बुध का स्टार्टिंग टाइम है। जो बुध जब तो जब स्टार्ट तक होंगे तो बुध शनि शुरू नहीं होगा। खत्म हो जाएंगे ना। हाँ, शनि खत्म हो जाएंगे ना। जी जी। तो इसलिए इतने समय तक इनको परेशानी रहेगी। और इनको और अगर देखना है आपको, और जो इसको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से देखना, तो यहाँ पे देखिए प्रत्यंतर दशा देखिए आप इसको। क्योंकि 1.5 साल का समय पूरा पूरा तो खराब नहीं रहेगा उसका, अच्छा भी रहेगा खराब भी रहेगा। तो आपको उसमें देखना है कि सबसे खराब टाइम कब आएगा। तो सबसे खराब टाइम कब आएगा? जब जातक का चंद्रमा में शनि में राहु आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए नवांश कुंडली में राहु देखिए बैठे हैं, तो चंद्रमा में शनि में राहु आ जाएंगे। तब ये टाइम कब आएगा इनका? 17/7/2027 से लेकर के 12/10/2027 तक का समय इनका ज्यादा खराब रहेगा, जब खत्म होने वाला होगा। जब खत्म होने वाला होगा। भाई राहु, चंद्रमा में शनि में राहु है ना। जी अब यहाँ पे देखिए शनि में राहु देखिए यहाँ पे बैठे हैं। और इस समय अगर संयोग अभी बस अगर आप देखोगे, हाँ इस समय अगर संयोग बस देखोगे, जो राहु का ट्रांजिट चल रहा है इनके इनके फोर्थ हाउस में चल रहा है। इसमें राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं? कौन गोचर। बताएगा? गोचर कुंडली देखनी होगी। गोचर कुंडली जो इसी के नीचे बनी हुई है कुंडली है। ये बनी है ना। हाँ, जी तो इसमें देखिए अभी ये देखिए मैच नहीं कर रही है। अभी यहाँ पे देखिए राहु देखिए किस राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं ये ना। कुंभ राशि में बैठे हैं जी जी। कुंभ राशि इसकी कहाँ आ रही? फोर्थ हाउस में आ रही कि नहीं आ रही? जी जी। तो इस समय इसको रियली वाकई में परेशानी होगी इसकी, इसको। अब तो पंडित हम जी लोग बहुत अगर सारे सवाल हो गए। कुंडली अगर का अगर हम लोग विश्लेषण, हाँ? मान लिया तरह की जैसे इस समय मान लिया किसी के दशा में भी वो चल रहा है, राहु चल रहे हैं, साथ में वो राहु बैठे भी हैं, और जो गोचर कुंडली में भी गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातकों को क्या समस्याएं हो रही होंगी? अब जातकों को समस्या फोर्थ हाउस से संबंधित समस्या हो रही होगी। अगर या अगर धन भाव आप से लोग, संबंधित। हाँ फोर्थ हाउस से संबंधित समस्या जातक को जो हो रही होंगी, हम लोग एक सेकंड में इसको और अलाइन करता हूँ आपकी इसकी कुंडली के लगन के हिसाब से, तब आपको और जैसे ज्यादा आपने समझ में अभी आएगी। नवमास में देखा कि जो शनि थे वो धन भाव में थे, तो उसे धन से संबंधित समस्या हो रही होगी, ये मतलब भूमि भवन से संबंधित, या जो है माता वाला चौथा भाव देखा जाएगा? एक सेकंड, अब देखिए
इस समय के जब ट्रांजिट देखोगी, देखो मैंने इसकी इस कुंडली के हिसाब से, इस मेन कुंडली के हिसाब से इसका गोचर कुंडली मैंने अलाइन कर दी, ठीक है ना। अब जी आप देख लो यहाँ पे क्या समस्या हो रही होगी। देखो यहाँ पे इसका फोर्थ हाउस में शनि बैठा है, जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस में शनि बैठा है, जबकि देखो इस समय ट्रांजिट में देखो फोर्थ हाउस में केवल राहु बैठा है ना राहु जी जी है। अब देखो जो शनि यहाँ पे बैठा है, इस समय ट्रांजिट में शनि कहाँ पे चल रहा है? ट्रांजिट में शनि पांचवें घर में। फिफ्थ हाउस में, हाँ पांचवें घर पांचवें। में चल रहा है। जी सर। चल रहा है ना पांचवें घर में। जी सर। जी फिफ्थ हाउस में जो शनि चल रहा है पांचवें घर में चल रहा है, ठीक है ना। ठीक। जी एक चीज आपको ये बता कि शनि बैठा यहाँ है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर पांचवें घर में चल रहा है। अब जो देखोगे ट्रांजिट में के शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, शुक्र पे दृष्टि पड़ रही है। पड़ रही कि नहीं पड़ रही? जी जी तो किसपे से प्रभाव पड़ेगा? शुक्र पे प्रभाव पड़ेगा। और शुक्र किसका कारक है? सुख का, भौतिक सुखों का कारक है। सुख का कारक, भौतिक सुखों का कारक। इस कुंडली में अगर आप देखोगे जो शुक्र है वो किसका है? स्वामी सातवें घर का मालिक है इस कुंडली में, जी है ना, सातवें घर का। तो आप क्या देखोगे, इसके घर में इस समय जो होगी परेशानी होगी। और परेशानी किससे संबंधित परेशानी होगी? इसके पार्टनर से संबंधित परेशानी होगी इस समय। पति पत्नी जीवन से साथी। संबंध। इसके पार्टनर से संबंधित परेशानी, आपको चीजों को जो है आपको है जो कोरिलेट करना पड़ेगा कि इस समय जातक के जीवन में परेशानी हो क्या रही होगी। अब इस समय अगर आप देखोगे चंद्रमा में शनि में बुध चल रहे हैं, इसके चल रहे हैं जी चंद्रमा में शनि में बुध, जी जी जी। ठीक है। चंद्रमा में शनि में बुध चल रहे हैं। और आगे अगर निकालोगे इसको, चंद्रमा में शनि में शुक्र आया। हाँ चंद्रमा में शनि में बुध, बुध जो चल रहे हैं इसमें, इसके बुध किस भाव के स्वामी? देखो 11th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, है कि नहीं 11th हाउस के लॉर्ड जी जी है। तो आप क्या बताओगी कि जातक के पार्टनर के कारण उसको जो है धन का लॉस, धन का नुकसान हुआ होगा इस समय जातक को। क्यों नुकसान हुआ होगा? क्योंकि एकादश भाव में नवांश कुंडली के 11वें भाव में शनि के साथ राहु बैठे हैं। और राहु इस समय जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो चौथे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। और जो चौथे घर के मालिक जो हैं वो शनि हैं, उनकी जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र पे पड़ रही है। और शुक्र मालिक है, सातवें घर के मालिक हैं, इसलिए जो है यह। और जो ये पत्नी नहीं समझ में आया लॉस क्यों हो, क्योंकि 11वां लॉस, तो अब आपने प्रश्न पूछा कि लॉस किस चीज का, पार्टनर के कारण लॉस हुआ होगा। और पार्टनर के कारण जो लॉस हुआ होगा था, क्यों लॉस हुआ होगा? क्योंकि शुक्र जो है सातवें घर के साथ साथ 12वें घर के भी मालिक हैं। और 12वां घर जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। हाँ लॉस हो गया तो। होता है कि नहीं होता है? ना अभी नहीं सकता बड़ी जी। नहीं सर आपको नहीं पता है, पत्नी को लेकिन मैं कोई आपको दिक्कत हो बता गई, रहा हूँ। हाँ पत्नी को कोई दिक्कत हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई वो। हाँ, हॉस्पिटलाइज हो गए तो उसको धन का उसका लॉस हुआ। जी सर। तो प्रिडिक्शन आप ये लोग इस तरीके से तो रिलेट कर करके आप प्रिडिक्शन करेंगे आप इसका। सर मैंने एक कुंडली आपको शेयर हेलो, करी है, प्लीज इसके बारे में कुछ डिस्कस जय राम करेंगे। जी, बोलिए। अभी अभी सर शेयर करिए, हैं? आप देख लीजिए इससे कुछ मिल रहा है। नहीं घर अच्छा पे रुकिए, मैं आप उसके डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं डालता हूँ फिर से। नहीं मैंने जो बनाई थी वो मैंने आपको शेयर करी है यहीं। लाइट नहीं आप बिल उसके, आपको कौन मतलब कर मैं रहा इस पे है? देखता हूँ ना, अभी शेयर है ना स्क्रीन। आप अरे उसके आप डेट ऑफ निश्चिंत बर्थ रहिए, बोलो आप उसका कोई मुझे। दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ अभी तो टाइम बहुत है, 8-9 तारीख तक है। डेट ऑफ बर्थ बोलो आप उसकी। एक हम्म, मिनट सर। तो फालतू का आपको घुमाते रहता है। हम्म क्या नाम है इनका? हम्म, वरुण सर। अच्छा वरुण, अच्छा अच्छा, आपने मुझे कुंडली एकदम से अच्छा, उसका मौके नहीं ले पाया देखने का। तो अभी 11/12/89 सर। एक सेकंड रुकिए। हाँ हाँ सुमन जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हम्म, हम्म। टाइम क्या है इनका? 3:46 मेडिसिन PM। पानी चालू था ना। 15 है। हाँ मैसेज तो वो नहीं प्लेस ऑफ डालता है। बर्थ, 11/12/89। प्लेस ऑफ दो बर्थ, बताओ, हो गया हमको।
कानपुर सर। हम्म। तो यार आपने टंकी लगा के नहीं रखा है क्या? आज लगाए? सुमन जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ। हेलो। हाँ अभी शायद खत्म हो हेडफोन गया। नहीं लगाया हुआ पंडित जी, आप ही कर दीजिए म्यूट। हेडफोन नहीं लगाया एक हुआ है। हाँ सेकंड फिर एक तो सेकंड चलिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ। नहीं नहीं, अभी तो रोज ही चलता है। अभी रोज ही छोड़ते हैं। ठीक। अपना वाला नीचे वाला। हम्म। अरे हम्म। सर मुझे ना जाना होगा। ठीक है, ठीक है, आप जाइए। मैं ठीक। पहले नोट्स पढ़ती हूँ हम्म। हाँ, आपको नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ। उस कारण। हाँ आरो तो है, मेरा तो इसमें बोरिंग में ही लगा है। हाँ वही तो। हम्म।